अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी जॉइन किया है मेजर गौरव आर्या ने। आप सब जानते हैं सर को। बहुत शुक्रिया कि आज आपने जॉइन किया मेरे साथ। थैंक यू आरजू जी, बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। बहुत शुक्रिया। और आज हम आपसे समझना चाहेंगे ज़रा अफ़गानिस्तान को। बहुत बात हो गई कश्मीर की, बहुत बात हो गई और जगहों की, लेकिन अगर हम अफ़गानिस्तान को देखें तो सबसे पहले बहुत से लोगों ने कई सवाल भी पूछे हैं, वो भी मैं आपसे पूछना चाहूँगी। उसमें पहली बात ये कि आखिर अमेरिका को मिला क्या? इतने साल वो वहाँ पर जो है वो मार-काट करते रहे और पाकिस्तान की तरफ से भी बहुत सपोर्ट रही अमेरिका को। लेकिन अफ़गानिस्तान से आखिर अमेरिका ने क्या हासिल किया इतने सालों में? आरजू जी, अगर हम अमेरिकन माइंडसेट देखें और अपना माइंडसेट कंपेयर करें जो सब कॉन्टिनेंट में है, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, ये सब का मिला के ना, अ, उनका माइंडसेट अलग है, उनकी वे ऑफ थिंकिंग अलग है। अमेरिका में इसलिए फसाद नहीं होता क्योंकि अमेरिका बाहर फसाद करता है। तो अमेरिकन की ऐसी सोच है कि फसाद तो कहीं ना कहीं होगा दुनिया में। फसाद कहीं ना कहीं होगा, वो फसाद करना कहाँ है, अब खुद के मुल्क में करना है, बाहर करना है, ये आप पे डिपेंड करता है। तो पर्ल हार्बर के बाद पर्ल हार्बर के बाद जो दूसरा बड़ा हमला हुआ था अमेरिका के अंदर, वो था 9/11 वाला, 9/11 वाला। उसके दरमियानी में देखिए तो अमेरिका में छोटे-छोटे इंसिडेंट्स हुए थे, कोई बड़ा ऐसा बड़ा हादसा नहीं हुआ। अमेरिका ने चाहे वियतनाम ले लीजिए, चाहे कोरिया ले लीजिए, चाहे फिर अफगानिस्तान ले लीजिए, इराक ले लीजिए, सेंट्रल अमेरिका में अमेरिका का क्या किरदार रहा है, उनकी सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसीज का और उनकी फौज का हम सबको पता ही है। कहने की बात यह कि ये लोग बाहर की तरफ प्रेशर रखते हैं। जब अफगानिस्तान से जब ये पता लगा कि अलकायदा वाले अफगानिस्तान में हैं और ओसामा बिन लादेन वहां पे, तो यहाँ पे उन्होंने फौजें भेजी हैं। और आपने देखा इराक में भी गए थे वो लोग, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का एक झूठा बहाना लेके। वो झूठ था, वो फ्रॉड था बहुत बड़ा। मकसद उनका इराक का तेल था। और ये देखिए कि किस्मत, हम लोग जैसे कहते हैं ना, जिसके कर्म होते हैं तो वैसे ही उसको फल भी मिलता है। इराक को इन्वेड करा यूएस ने तेल के लिए, पर अगर उसके पहले देखें तो इराक ने कुवैत को इन्वेड करा था तेल के लिए। इराक भी इतना दूध का धुला नहीं है। सद्दाम हुसैन ने जो कुवैत को इन्वेड करा था, क्यों करा था? He was going bankrupt. He needed money. He invaded Kuwait for oil. Or at least that is what history tells us. तो ये साइकिल रहा है। तो अफगानिस्तान में जो उनको चाहिए था, ठीक है, उन्होंने पैसा ज्यादा खर्च कर दिया, लेकिन जो उनको चाहिए था उन्होंने करा। अफगानिस्तान में प्रेशर बना के रखा और वो फिर अफगानिस्तान में दखल देंगे और फिर पाकिस्तान को एक कॉस्ट उसकी चुकानी पड़ेगी इन द लॉन्ग रन, क्योंकि उसकी भी दो वजूहात हैं। आरजू जी, सबसे पहली बात तो ये है कि फिर से अलकायदा और फिर से इस्लामिक स्टेट अपने पैर जमाना शुरू कर दिया है अफगानिस्तान में। और अमेरिका ये कभी नहीं चाहेगा कि यहां से एक और अटैक प्लान हो जो कि अमेरिकन सॉइल पे हो या कहीं किसी वेस्टर्न कंट्री में हो। अमेरिका ये कभी नहीं चाहेगा। पहली चीज है। दूसरी चीज ये है कि पाकिस्तान ने हर समय अफगानिस्तान को अपना बैकयार्ड समझा। आरजू जी, हर समय सोचा कि हम अफगानिस्तान को कंट्रोल करें। इसीलिए जब भी गए, आपने देखा आपके फौजी जनरल गए वहां पे मिलने के लिए। फैज हमीद साहब गए, या फिर अभी आपके फिर से फैज हमीद साहब चले गए। वो पहले आईएसआई चीफ के तौर पे गए थे, अब वो पेशावर कोर कमांडर। तो जो आपका आउटलुक है अफगानिस्तान को लेके, वो हर समय मिलिट्री रहा है, वो फौजी रहा है। वो चाहते नहीं ऐसा जो तालिबान है। तालिबान वांट टू बी रिकॉग्नाइज्ड। अब तालिबान थोड़े से अब वो नहीं रहे, वो सलवार कमीज वाले तालिबान। वो अब जूस वूस पीते हैं वो लोग। वो थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड हैं, 5 स्टार होटल्स में रहने वाले, दोहा में अमेरिकन के साथ मुज़ाकरात करने वाले, वो वाले तालिबान है। दीन दुनिया देख ली है थोड़ी सी, तो उनको पता लग गया। तो दोज आर डिफरेंट काइंड ऑफ तालिबान अर्जुन जी। तो वो उनके साथ उस तरीके से पाकिस्तान डील नहीं कर रहा जैसा वो चाहते हैं। बहरहाल, आपका जो सवाल था कि क्या मिला, मुझे लगता है जो उनको लेना था वो ले लिया। उसके बाद वो इंडो पैसिफिक में शिफ्ट हो गए। उनका ये स्ट्रेटेजी थी कि हम इंडो पैसिफिक पे फोकस करेंगे क्योंकि चाइना को कंटेन करना है। बीच में एक टेम्पररी सा बम्प आ गया यूक्रेन रशिया वॉर को लेकर, लेकिन उसके अलावा दे आर वेरी फोकस्ड ऑन इंडो पैसिफिक, जिसकी वजह से क्वाड भी बना। ये पूरा क्वाड बना, ऑकस बना, ये सब पूरा जो मामला चल रहा है, ये तो दिस इज दैट ओनली। तो सब उसका चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 के हिसाब से है। और सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव जो चालू करा था इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया के बीच में,
जो 2021 में वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू उन्होंने जारी करा था और फ्लोट करा था, बड़ा इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है। और भी सारी चीजें, तो ये सब चल रहा है ना, दुनिया में इस तरीके से मूवमेंट हो रही है आरजू जी। लेकिन अब आगे आप किस तरह से देख रहे हैं कि अफगानिस्तान आगे कैसे बढ़ेगा? क्योंकि अब हम यही देख रहे हैं कि जो पहले तालिबान थे कुछ उसी किस्म की उनकी गवर्नमेंट अभी भी आई है। टीटीपी भी उनसे मैनेज नहीं हो रहा, जो कि पाकिस्तान में दावा किया गया था कि टीटीपी को तालिबान कंट्रोल करेंगे, मगर ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। एक्चुअली क्या है कि मुझे ऐसा लगता है आरजू जी, और मैं कोई तनकीद नहीं कर रहा, मैं कोई क्रिटिसाइज नहीं कर रहा पाकिस्तान को, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तानी जो लीडर हैं वो सबसे पहले अपनी कौम से सच बोलें। ये ना, ये सच नहीं बोलते, ये झूठ बोलते हैं, और वही कौम बिलीव करती है। ये चाहे शहबाज शरीफ हो, चाहे सरदारी हो, चाहे इमरान खान हो, ये सब अपने फायदे के लिए पाकिस्तानियों को बेवकूफ बना रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। इन्होंने बहुत समय से ये बोला कि जब अच्छा, इतना झूठ बोलते हैं कि इनको खुद भी यकीन हो जाता है कि हाँ, हमारा झूठ सच है, क्योंकि रोज बोलते हैं ना, इसको प्रैक्टिस हो जाती है, तो फिर लगता है कि नहीं, यही सच है। अब आप देख लीजिए, इन्होंने ये बोला कि साहब अफगानिस्तान में तालिबान आ गया, तो इमरान खान ने बड़ी स्पीच दे दी, जहनी आजादी, और ये सब आपने भी सुनी, मैंने भी सुनी, वो स्पीच बड़ी मशहूर हुई थी, इमरान खान साहब की स्पीच। हुआ क्या उसके बाद? आपके फौजियों पर अटैक हुआ, आपके मुल्क के अंदर कत्लो गारत हुई। और मैं बार बार यही कह रहा हूं कि अगर अफगान तालिबान टीटीपी को कंट्रोल नहीं कर सकती, मैं मानता हूं उनके पास फंड्स नहीं है, वो एक गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर नहीं है कि वो कंट्रोल करे, ये मैं मानता हूं कि पॉसिबल शायद ना हो पाए, क्योंकि अफगानिस्तान बड़ी फ्रैक्चर्ड मुल्क है, टेरेन ऐसा है, तो आसान नहीं है। अमेरिका नहीं कर पाया तालिबान को 100% कंट्रोल इनसाइड अफगानिस्तान, बीइंग द लोन सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड, मिलिट्री एज वेल एज इकोनॉमिक। तो हम ये उम्मीद करें कि अफगान तालिबान कंट्रोल कर लेगा टीटीपी को, थोड़ा सा ये ज्यादती कर रहे हैं हम लोग तालिबान के साथ। लेकिन तालिबान ने कभी कंडेम नहीं करा टीटीपी को। कंडेमनेशन में तो पैसा नहीं लगता ना, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तो लगती है, जहां पे तालिबान के जो टॉप ब्रास हैं या उनके स्पोक्स पर्सन है, ये बोले कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान गलत लोग हैं, ये पाकिस्तान के अंदर खुदकुश हमले कर रहे हैं, आम पाकिस्तानियों को मार रहे हैं, पाकिस्तानी फौजियों को मार रहे हैं, गलत चीज है, और ये एक दहशतगर्द तंजीम है। ये 1 मिनट का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देने में क्या प्रॉब्लम? इसमें तो ना पैसा लगता है, ना अमेरिकन डॉलर लगते हैं। अपनी टीवी पे कह दें, टोलो न्यूज जो उनकी है, टोलो न्यूज पे जाके स्टूडियो में जाके बोल दें ऑन बिहाफ ऑफ द अफगान तालिबान कि हम नहीं मानते। लेकिन उन्होंने नहीं कराया, सोचिए, उन्होंने नहीं करा, क्योंकि टीटीपी और अफगान तालिबान एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जब अफगान तालिबान इक्तदार में आया, काबुल में चढ़ दौड़ा, 24 घंटे के अंदर उसने टीटीपी के जो फाइटर्स थे, हम तो उनको टेररिस्ट बोलेंगे, टीटीपी के जो टेररिस्ट थे, सबसे पहले अफगान तालिबान ने जेल से छुड़ाए, और जिनको जेल से छुड़ाया वो पाकिस्तान के अंदर अभी कत्ल और गारत कर रहे हैं आज की तारीख में। ठीक है, तो ये सब झूठ बोलना कि हमारे दोस्त हैं, मुसलमान भाई हैं, कोई किसी का भाई नहीं होता। वो तालिबान एक जैसे लोग हैं, उनका एक जैसा दिमाग है, वो अपना काम कर रहे हैं जो कर रहे हैं, दे आर डूइंग इट एंड दे आर नॉट अंडर एनीबडीज एब्सोल्यूट कंट्रोल। अगर कोई सोचे तो आप उनको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं थोड़ा बहुत ना, पैसे देके, ऐसे करके, हेल्प करके, बट कोई सोचे कि तालिबान को एब्सोल्युटली कंट्रोल करता है, दैट्स नॉट ट्रू। पाकिस्तान ने तो गारंटी दे दी थी चाइना को, पाकिस्तान ने तो चाइना को गारंटी दे दी थी कि अफगानिस्तान अब हमारी पीछे वाली जेब में है, बटुए के तीसरी जेब में, आप चिंता मत करिए, आप आ जाइए यहाँ से, सीपैक यहाँ से निकालिए, डोंट वरी। और बाद में चाइनीज को झटका लगा कि यार ये तो ऐसी चूरन गिला रहे थे हमको। नहीं, वो तो आप सही कह रही, तो हम लोग भी कहते हैं, बहुत लोग बल्कि यहाँ पे कहते हैं कि टीटीपी को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ही कहा जाता है। लेकिन अमेरिका आपको कमजोर पड़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है कि अब अमेरिका की ना तो चाइना सुनता है, ना रशिया सुन रहा है, ना ही अफगानिस्तान में लोग सुन रहे हैं, जो पहले था कि सुपर पावर है, और अब तो बल्कि ये कि खान साहब भी हमारे यहाँ, इमरान खान साहब भी थोड़ी बहुत धमकियां लगा देते हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि कुछ अमेरिका कमजोर हो गया? बल्कि जो वहां रहते हैं लोग अमेरिका में, जैसे एक आते हैं हमारे पास साजिद तारड़ साहब, वो भी कह रहे हैं कि अमेरिका कुछ कमजोर हो गया। देखिए, मैं बताता हूँ कि अमेरिका की जो कमजोरी है ना, ये अमेरिका की ताकत है, और उसके तरीके बदल गए हैं। एक जमाने में इन्फ्लुएंस होता था कि आप कितने लोग आप कितने लोगों को रीच आउट करते हैं, कितने लोग आपकी बात सुनते हैं। आज की तारीख में वही चीज आप ट्विटर या फेसबुक से कह देते हैं, इंस्टाग्राम से कह देते हैं, यूट्यूब से कह देते हैं। तो तरीके बदल गए हैं, अमेरिका का तरीका बदल गया है। अमेरिका जिस तरीके से डिप्लोमेसी करता है वो तरीका बदल गया है, और अमेरिका को भी एहसास है, अमेरिका ने एक कदम पीछे लिया है अपने आप को दोबारा तैयार करने के लिए। देखिए, चाइना, हम लोग कहते हैं कि
अमेरिका की, खैर इमरान खान की तो कोई देखिए उनको कोई सीरियसली लेता नहीं है, तो इमरान खान छोड़ दिया, अमेरिका ने आज तक उनको जवाब देना ठीक नहीं समझा, मोदी जी ने कभी उनको जवाब नहीं दिया। तो ऐसा कौन सा बंदा कि जिसको जिसको आप खुद दुश्मन माने हो, आपको मुंह ही ना लगाए, आपको जवाब ही ना दे, तो इसमें कोई वो तो बात नहीं है। खान साहब को कोने में रखे, लेकिन अमेरिका की तो इंडिया ने भी नहीं कभी सुनी। इंडिया आज भी वही करता है जो इंडिया को करना है, और आज से 70-75 साल पहले भी इंडिया वही करता था जो इंडिया को करना था, जब हमारे पास ये सब नहीं था, हमारे पास ये पैसा, ये फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, ये मार्केट, ये सब कुछ भी नहीं था। यहाँ पे तो मशहूर था भारत में कि लोग भुखमरी से मरते थे आरजू जी, यहाँ पे भुखमरी से लोग मरते थे। फार्मर सुसाइड्स कुछ समय पहले तक बड़े कॉमन थे कि कर्ज नहीं दे पाया किसान, तो किसान ने खुदकुशी कर ली, आत्महत्या कर ली, ये सब कॉमन था। तभी भी इंडिया ने बात नहीं मानी। इंडिया, देखिए मैं आपको बताता हूँ, चाइना का मामला अलग है, रशिया का अलग है। रशिया के साथ एक कोल्ड वॉर वाला पुराना एक झगड़ा है 1945 के बाद वाला, और कशीदगी उससे पहले की है, 1945 के पहले की कशीदगी है। 1945 इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था 1945 में, ठीक है, जब ये दोनों चढ़ दौड़े थे बर्लिन पे, और आधा बर्लिन उन्होंने लिया था, इन्होंने ले लिया, फिर वो बर्लिन वॉल बनाई, चेक पॉइंट चार्ली वगैरह, वो पुरानी कहानी है, ठीक है अर्जुन जी। तो बेसिकली क्या है कि रशिया तो ये है, चाइना सीज इटसेल्फ एज अ सुपर पावर। अब अगर कोई गुंडा है और आपको गुंडा बनना है, तो आपको पहला गुंडा गिराना पड़ेगा, तब जाके आप गुंडे बनेंगे उस गली के। चाइना वो करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन चाइना में हिम्मत नहीं है। चाइना अपनी फौजें कहीं नहीं भेजता, चाइना फौजें नहीं भेजता। चाइना सुपर पावर दुनिया का बनना चाहता है, अमेरिका को रिप्लेस करना चाहता है, लेकिन चीन जो है वो अपनी फौजें नहीं भेजेगा, अमेरिका फौजें भेज देता है। अमेरिका को कोई डर नहीं है फौजें भेजने में, तो जहां जहां अमेरिका की जरूरत होगी अमेरिका फौजें भेजता है। तो अभी देखिए चाइना में एक बात बताता हूं आपको, जो लोग भी ये सोचते हैं, पाकिस्तान में बड़े लोग सोचते हैं कि जी अब तो चाइना ने अमेरिका को पछाड़ दिया, अमेरिका को पीछे कर दिया। ऐसा मैं कई टीवी एंकर्स को देखता हूं पाकिस्तान, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। चाइना अपनी टेक्नोलॉजी से, चाइना रेडियो नहीं बना सकता। जो वर्ल्ड का मैन्युफैक्चरिंग हब है, वो आज भी टेक्नोलॉजी रिवर्स करके, अमेरिका से चोरी करके चीजें बनाता है। उसमें इतना दिमाग नहीं है कि खुद कुछ इन्वेंट कर ले, ठीक है। तो मैं आपको ये बात सच है आरजू जी, उसकी पूरी इकोनॉमी जो है कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग पे बेस है। ये जो चाइना पैसे पे उछल रहे, किसके पैसे हैं? अमेरिका के तो हैं, वेस्ट के हैं, इंडिया के पैसे हैं, क्योंकि हम उनको बोलते हैं हमें बना के दो, बना के देते हैं, और यहाँ पे ठप्पा लगता है और बिकता है। हर एक चीज आप देख लीजिए ना, कोई मशीन का पार्ट है, कंपनी अमेरिकन है, वो चाइना से बनवा रही है क्योंकि सस्ते में बनती है, वो चाइना को पैसे दे रही है। चाइना पैसे ही ऐसे कमा रहा है। चाइना के 99% जो फंड्स है, 99% मैं कह रहा हूं जो फंड्स है, वो कहां से आते हैं? तो अमेरिका से आते हैं। ऐसा नहीं कि चाइना अमेरिका को पैसे दे रहा है, अमेरिका चीन को पैसे दे रहा है कि जी सस्ते में तुम बनाओ, क्योंकि हमारे यहाँ लेबर बहुत महंगा है। अमेरिका में $20-25 आप देंगे 1 घंटे के, चीन में आपको उसके 1/5 में मिल जाएगा। तो वाई शुड पीपल नॉट गो टू चाइना? वही चक्कर है इसका। लेकिन जिस वक्त कहा जाता है कि जब रशिया भी सुपर पावर था और अमेरिका भी था, तब जो दुनिया है वो ज्यादा बैलेंस चला करती थी। अब क्योंकि सारी ताकत अमेरिका की तरफ चली गई है, हर कोई अमेरिका की तरफ ही देखता है, चाहे भारत ही क्यों ना हो। ठीक है, माना भारत इकोनॉमी वाइज इतना कमजोर नहीं है, अच्छा खासी उसकी हैसियत है, पाकिस्तान वाली बात नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अमेरिका हर एक को जो है प्रेशराइज करता है, हर एक को दबाता है, ऐसा नहीं? बिल्कुल है, ऐसा होगा हर समय। जो ताकतवर है कमजोर को दबाता है। और ये इतिहास गवाह है कि जो सांप है वो मेंढक को खाता है, मेंढक कीड़े को खाता है, ठीक है ना, सांप को नेवला खाता है। ये एक साइकिल है आरजू जी, ये भगवान ने बनाई है साइकिल, ये ऐसे ही चलती है। इसमें इसमें कोई नई बात नहीं है। कल अगर चाइना होगा अमेरिका की जगह, तो चाइना भी यही करेगा, यही यही करता है, यही उसूल है। लेकिन चाइना क्यों होगा सर? एशिया में जो है वो इंडिया क्यों नहीं बन सकता सुपर पावर? इसलिए कि इंडिया को और कई चीजें जो है वो हैंडल कर रहे हैं, और कई चीजों में फंसा के रखा हुआ है, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे दूसरी कोई कंट्री हो, जिसके साथ उसके कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स चलते रहते हैं। आपको नहीं लगता अगर इंडियन सब में से निकल जाए तो कंपटीशन तो दिया जा सकता है? मैंने चाइना का आपको एग्जाम्पल दिया। मैं कह रहा हूँ कल रशिया होगा, अगर रशिया होगा वर्ल्ड का एकमात्र सुपर पावर, तो रशिया भी यही करेगा। मेरा ये कहने का मतलब था, मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो कोई भी सुपर पावर होगा वर्ल्ड का, वो दूसरे को दबा के ही ऊपर उठेगा। हम लोग संस्कृत में एक शब्द है, एक लफ्ज है, वर्चस्व।
वर्चस्व होता है आरजू जी एक छत्र राज किसी का, जिसको क्वेश्चन नहीं करा जाता, जिसको चैलेंज नहीं कर सकते। जैसे किसी सम्राट का, किसी महाराजा धीराज का वर्चस्व होता है किसी चीज के ऊपर, ओवरऑल सोवरेनिटी, यू नो, विच कैनॉट बी आर्ग्यूड विथ, ठीक। वो जिस मुल्क का होगा वो दबाएगा। दूसरी चीज इंडिया कर सकता है, ऐसी बात नहीं कि इंडिया, देखिए बात यह है ना कि हर एक मुल्क फंसा हुआ है। चाइना खुद फंसा हुआ 22-23 देशों के साथ, चाइना भी उलझ रहा है, उनके बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं, उनके हर चीज के, उनका उनका फिलीपींस के साथ प्रॉब्लम है, उनकी ताइवान के साथ प्रॉब्लम है, उनकी जापान के साथ प्रॉब्लम है, उनकी इंडिया के साथ प्रॉब्लम है, 10 और चीजों के साथ। तो इन प्रॉब्लम्स के साथ ही तो आगे चलना है अर्जुन जी, इन तो प्रॉब्लम्स के साथ आगे चलना है। लेकिन आप लोग ट्रेड करेंगे क्या अफगानिस्तान के साथ? जैसे बातचीत चल रही है और भारत जो है वो बात कर रहा है अफगानिस्तान से, तो क्या भरोसा कर पाएंगे? क्या उनको आगे लेके जाना चाहते हैं इसी गवर्नमेंट को? नहीं, भरोसा क्या करना है, उनको सामान देना है, पैसे लेने हैं उनसे, भरोसा क्या करना है उनसे? उनसे कौन सी रिश्तेदारी हमने निभानी है कि भरोसा है कि नहीं है? या तो मदद करेंगे, फ्री में देंगे उनको, हम्म। और अगर ट्रेड करेंगे तो पैसे लेंगे और चीज देंगे, या फिर उनसे कुछ चीज खरीदेंगे, उनको पैसे देंगे। इसमें तालिबान से भरोसा करते हैं, तालिबान से प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, इसमें तो ये तो स्कोप ही नहीं, तो धंधे की बात है, नहीं नहीं, बिजनेस एक की बात एक है। एक एक चीज यहाँ पे जरूर है कि जैसे पाकिस्तान में कहा जाता है ना कि हमारे यहाँ ड्रग्स भी जो है वो अफगानिस्तान से आती है, हमारे यहाँ हथियार भी वहीं से आते हैं। तो आप लोगों को लगता है कि कोई इस तरह की चीज भारत में भी शुरू की वो मतलब अफगानिस्तान वाले शुरू कर सकते हैं कि आपके यहाँ भी हथियार सप्लाई कर दें या आपके यहाँ भी ड्रग्स पहुंचा दें किसी भी रास्ते? नहीं, ऐसे अफगानिस्तान से तो ड्रग पाकिस्तान के थ्रू आ ही रहे हैं। ये जो पंजाब हम्म। में बिकता है या कश्मीर में इतनी ड्रग प्रॉब्लम है, आम लोगों में कश्मीर में बहुत ज्यादा ड्रग एडिक्शन है, पंजाब में बहुत ज्यादा ड्रग एडिक्शन है, ये आ कहाँ से रहा है? ये अफगानिस्तान से तो आ रहा है। तो आज की बात नहीं है, ये तो 20 साल से हो रहा है। हथियार थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है इंडिया में, क्योंकि हथियार यहाँ पे मिलना, जैसे पाकिस्तान में वेपन्स की इजी अवेलेबिलिटी है, इंडिया में बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। मतलब वेपन्स लेना ना, बहुत ज्यादा मुश्किल है यहाँ पे इंडिया में, कोई लाइसेंस्ड वेपन लेना। इलीगल वेपन ठीक है, किसी ब्लैक रूट से आ रहा है, कहीं से आ रहा है, वो कोई मतलब कहीं से आ रहा है, किसी तंजीम के थ्रू आ रहा है, तो वो अलग चीज है। लेकिन आम आदमी के हाथ में हथियार लगना, जैसे पाकिस्तान में खुला है, देखते हैं आप AK-47 है लोगों के पास, आपके ट्राइबल एरिया में लोग आम लेके घूमते हैं, यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे लाइसेंस मिलना ही बहुत बड़ी लड़ाई है। बिल्कुल, मेरे घर में भी रखा है, वैसे चलाना नहीं आता, कोई आया तो खींच के ही मार सकती हूँ। लेकिन ये हाँ, सर कि मुझे ये बताइए कि अभी एक रीजनल सिक्योरिटी डायलॉग अफगानिस्तान के ऊपर हुआ, तो उसको उसको आप किस तरह देखते हैं? ये तजाकिस्तान में हुआ था, और हमारे ऑनरेबल नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर श्री अजीत डोवाल कीर्ति चक्र वहां पे गए थे, और बाकी और भी मुल्क थे वहां पे ईरान ईरान था वहां पे रशिया था, वहां पे चीन था, और वहां पे जितने भी सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं वो सब थे वहां पे। और ये डिसाइड करा कि हमें अफगानिस्तान में चाहिए क्या। तो जो NSA साहब ने जो अपनी बात बताई, वो आई थिंक बड़ी स्टेट्समैन लाइक उन्होंने स्पीच दी है वहां पे, और जो बताया कि हमें वी नीड स्टेबिलिटी इन अफगानिस्तान, हम नहीं चाहते अफगानिस्तान का इस्तेमाल। एक्चुअली अफगानिस्तान जो है ना, जो अगर आप ऊपर देखें, ऊपर अफगानिस्तान है, बीच में छोटा सा एरिया है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का, जिसको आप लोग आजाद कश्मीर बोलते हैं, और नीचे इंडिया है। तो एक्चुअली अफगानिस्तान इज नेक्स्ट डोर, एक्चुअली अफगानिस्तान इज नेक्स्ट डोर। तो वी आर कंसर्न कि अफगानिस्तान से कोई दहशतगर्दी का मामला ना हो, वी आर कंसर्न दैट अफगानिस्तान से कोई ऐसी परेशानी ना आए, और अफगानिस्तान स्टेबल रहे, इंक्लूसिव रहे, औरतों के लिए, माइनॉरिटीज के लिए। वहां पे एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनाई जाए, जिसमें और कोई जो एथनिक लोग हैं वहां पे बलोच हैं, वहां पे हजारा हैं, वहां पे पश्तून तो है ही हैं, वहां पे और भी लोग हैं, सबकी मिली जुली एक सरकार, सबको एक एक उसमें वो मिले। क्योंकि ये जो जो तालिबान है, ये तो पश्तून देवबंदी हैं, TTP और तालिबान दोनों के दोनों, दे पश्तून देवबंदी ऑर्गेनाइजेशन। तो ये किसी और को तो आने नहीं दे रहे इतने आराम से, दे डोंट अलाउ अदर पीपल। तो ये मिलीजुली सरकार बने। अब पता नहीं कब रिकॉग्निशन का क्या मामला है आरजू जी, आई एम नॉट अवेयर कि इंडियन गवर्नमेंट क्या सोच रही है। जब दुनिया करेगी तो हो सकता है इंडिया तब कंसिडर करे, लेकिन द वर्ल्ड इज नॉट इन अ हरी। देखिए ना, बात यह है कि लोगों की नजर अब एक जमाने में अफगानिस्तान बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करता था वर्ल्ड के लिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हुआ करता था वर्ल्ड के लिए। इसीलिए पाकिस्तान भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन गया वर्ल्ड के लिए, क्योंकि अफगानिस्तान आप जाएंगे तो पाकिस्तान के थ्रू जाएंगे, कोई पाकिस्तान नहीं जाता। आप अगर देखें पाकिस्तान का मैप, आप अपने आगे लगा के देखेंगे, नोबडी गोज टू पाकिस्तान।
पीपल गो टू अफगानिस्तान वाया पाकिस्तान, तो पाकिस्तान इज अ कॉरिडोर टू अफगानिस्तान। मैं जियो स्ट्रेटेजिकली बात कर रहा हूँ, और जी आप ये मत समझिएगा कि आप कह रहे लोग पाकिस्तान नहीं आते, यहाँ पे तो बड़े सारे लोग आते हैं भारत, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। जो घूमने के लिए आते हैं, सरकारी काम के लिए आते हैं, आपकी सरकार से मिलने आते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। मैं जियो स्ट्रेटेजिकली बात कर रहा हूँ कि जो भी पाकिस्तान आया है इंपॉर्टेंट, वो हर समय अफगानिस्तान जाने के लिए आया है, क्योंकि अफगानिस्तान लैंडलॉक्ड है। पर अगर अफगानिस्तान से दुनिया की नजर हट गई कि जी अब हमें अफगानिस्तान में इंटरेस्ट नहीं है, हमें कोई रुचि नहीं है अफगानिस्तान में, फिर पाकिस्तान से भी नजर हट जाएगी। फिर ये लोग बोलेंगे जी ठीक है, इंडो पैसिफिक। अब फ्लेवर ऑफ द सीजन फॉर द नेक्स्ट 10-15 ईयर्स एटलीस्ट, इफ नॉट मोर, इज गोइंग टू बी द इंडो पैसिफिक। हाँ, छोटा मोटा चलेगा अफगानिस्तान पाकिस्तान में, लेकिन एक जमाने में जो कंटेनर भर के डॉलर आते थे ना, कंटेनर भर के जो डॉलर आते थे और अमेरिका से पैसे आते थे, क्योंकि अफगानिस्तान जाना था और सारा कुछ आपके कराची से ही जाता था मामला, बिन कासिम पोर्ट से तोरकम गेट पूरा वहां तक लेकर, वो सब मामला बंद हो गया है। वो डॉलर आना बंद हो गए, वो जो डॉलर थे वो आना बंद हो गए बिल्कुल। ये है। लेकिन आपको लगता है कि इस रीजन में अब पाकिस्तान की कितनी अहमियत रह गई है, कुछ इंपॉर्टेंस रह गई है, या अब आप समझ रहे हैं कि अब लोगों को इतना पाकिस्तान की जरूरत नहीं रही जो पहले थी? देखिए ना, पाकिस्तान ने अनफॉर्चुनेटली क्या करा आरजू जी, कि कभी अपनी अहमियत पाकिस्तान ने किसी अच्छी चीज के लिए नहीं बनाई, किसी पॉजिटिव चीज के लिए नहीं बनाई। मैं कोई तनकीद नहीं कर रहा मुल्क की, मैं सिर्फ एक बात बता रहा हूँ, ये ऑन रिकॉर्ड है। पाकिस्तान ने कभी दुनिया को ये नहीं बोला कि ये चीज हम आपको दे सकते हैं, ये कभी नहीं बोला कि हमारे पास ये टेक्नोलॉजी हम आपको दे सकते हैं, कभी ये नहीं बोला कि हमारे पास ये इंजीनियरिंग टैलेंट है हम आपको दे सकते हैं, हमारे पास इस चीज का पेटेंट है, हमने ये चीज इजाद करी है, हमारे पास एग्रीकल्चर बहुत गजब का है, बहुत जबरदस्त है। ठीक है, तो ये कभी पाकिस्तान ने बोला कि यार अफगानिस्तान जाना है, जिहाद करना है, हम करवा देते हैं, हमें पैसे दे दो। तो आपने हर समय, या पाकिस्तान ने हर समय, आपने क्या मतलब, पाकिस्तान की सक्सेसिव गवर्नमेंट्स थी, उन्होंने दुनिया को एक सिक्योरिटी पैराडाइम से देखा, तो दुनिया ने भी पाकिस्तान को सिक्योरिटी पैराडाइम से देखा। और ये जो पाकिस्तान की अहमियत थी, जो आपने बोला ना पाकिस्तान की अहमियत रह गई, मैं बार बार कह रहा हूं, अगर आप नक्शा देखेंगे, आप मैप देखेंगे पाकिस्तान अफगानिस्तान का, और ये सेंट्रल एशिया का, जिसमें शामिल ईरान वगैरह, सेंट्रल एशिया पूरे जितने भी स्थान है, ये किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, ये सब, तजाकिस्तान वगैरह, तो आप एक चीज देखेंगे कि अगर आप वहां से अफगानिस्तान को हटा दें, राइट, तो फिर तो सारा मसला ही खत्म हो जाता है पाकिस्तान का। इट इज ओनली बिकॉज ऑफ अफगानिस्तान कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सरहद मिलती है, वो पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस बढ़ा रहा था। जैसे अक्सर पाकिस्तानी बोलते हैं ना कि सबसे जो अहम मुल्क है हमारा, जियो स्ट्रेटेजिकली सबसे अहम मुल्क है। आपने सुना भी होगा पाकिस्तान टीवी पे हर तीसरे दिन, बहुत कहा जाता है, बहुत कहते हैं यहाँ पे हाँ जी। हाँ, आप कभी पूछिए क्यों है ऐसा अहम, क्या बात क्या है? वो पाकिस्तान का जो लोकेशन है, दैट प्रोवाइड्स अ डोर इनटू अफगानिस्तान एंड फर्दर इनटू सेंट्रल एशिया। छोटी सी स्टोरी है वो चीज नहीं है जो आपके टीवी एंकर बोलते हैं कि चाइना सर है, पाकिस्तान गला है, बाकी धड़ है। ये ऐसा कुछ भी नहीं है। चाइना को अगर ये जो ओरिया मकबूल जान बोलते हैं ना अक्सर कि चाइना सर है, पाकिस्तान गला है, बाकी 100 मुल्क हैं धड़, ये सब उन्होंने शायद ओरिया मकबूल जान साहब ने कभी नक्शा वक्शा देखा नहीं लाइफ में, कभी उन्होंने मैप नहीं देखा। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर चीन को आना है अफगानिस्तान, इफ चाइना वांट्स टू कम टू अफगानिस्तान, चाइना को पाकिस्तान की जरूरत नहीं है, चाइना वाखान कॉरिडोर से आ सकती है, चाइना का बॉर्डर अफगानिस्तान से मिलता है। रशिया को अगर आना है अफगानिस्तान में, सेंट्रल एशिया में, वो ऊपर से आ सकता है कजाकिस्तान तजाकिस्तान के थ्रू, पहले भी तो आया बिल्कुल। हाँ, तो उस समय तो खैर यूएसएसआर था, तो ये चीज है। लेकिन यहाँ पे अगर हम ईरान की बात करें तो आपके ख्याल से ईरान कितना इम्पोर्टेंट है इस रीजन में, और अगर ईरान के ऊपर से सैंक्शंस हटा दी जाए तो वो कितना आगे बढ़ पाएगा? देखिए, अगर ईरान से सैंक्शन हटा दिए जाए ना आरजू जी, तो इस पूरे खित्ते का गेम चेंज हो जाएगा रातों रात। अगर ईरान से सैंक्शन हटा दिए, अगर ईरान और इजराइल ने यह बोला कि चलो हम अगर दोस्ती भी नहीं करते तो हम अपनी झगड़े कुछ समय के लिए पॉज कर देते हैं, ईरान के एटॉमिक प्रोग्राम वाला मामला अगर सॉर्ट आउट हो जाए, ईरान इज द रियल। आपने जो सवाल पूछा ना, मैं बड़ा सरप्राइज हूं आपने सवाल क्यों पूछा, क्योंकि स्ट्रेटेजिक सर्कल्स में इसकी बड़ी बात होती है कि जो ईरान है, देखिए ईरान के पास जो अहमियत पाकिस्तान की है वही अहमियत ईरान की है। अगर आपके पास बिन कासिम पोर्ट है, बंदरगाह है आपके पास,
तो ईरान के पास चाबहार है, हम्म, ठीक है। ईरान का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, जो ईरान के अंदर का है इंफ्रास्ट्रक्चर, वो अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है ईरान का। ईरान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ज्यादा है पाकिस्तान से, वहां पे ऐसे धरने और बनेगा नया पाकिस्तान ये सब नहीं होता, ठीक है। वहां पे थोड़ा सा वो जो खुमैनी टाइप के लोग हैं वो टाइट करके रखते हैं सबको। ईरान का भी बॉर्डर मिलता है अफगानिस्तान से, ईरान से भी आप सेंट्रल एशिया जाते हैं। तो ये सब जो मामला है ना आरजू जी ईरान का, ईरान इज फार मोर इम्पोर्टेंट। ईरान ने 1979 जब शाह ऑफ ईरान को निकाला गया वहां से, जो ईरान का जो बादशाह था, शाह था, उसको जब निकाला गया और वो डायनेस्टी खत्म हुई और उसके बाद खुमैनी का राज आया वहां पे, उसके बाद इसके ऊपर सैंक्शंस लग गए, ठीक है। 1979 कई मायनों में आरजू जी दुनिया के लिए बहुत एक जिसको कहते हैं टेक्टोनिक शिफ्ट हुई थी दुनिया में। कई सारी चीजें 79 में हुई थी, और अगर हम देखें पिछले 100 साल की हिस्ट्री तो हमें पता लगेगा कि कुछ कुछ ही साल इतने महत्वपूर्ण है, इतने इंपॉर्टेंट है जितना 1979 था। उसमें से एक चीज थी जो ईरान में हुई थी। तो ये जो ईरान वाला मामला था पूरा ना, कि आपने बोला कि कितना स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट, देखिए ईरान के पास तेल है, ईरान के पास गैस है, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। ईरान के अगर एक दो डिप्लोमेटिक मसले सॉल्व हो जाएं, एक दो डिप्लोमेटिक मसले सॉल्व हो जाएं, ईरान विल बिकम अ लोकल पावर, अ रीजनल पावर, पहली चीज, ठीक है। ये हिजबुल्ला विजबुल्ला ये सब हमास हमास, इनको इनको फिर लात मारनी पड़ेगी इनको, क्योंकि दुनिया आजकल टॉलरेट नहीं करती आप ये सब करें, कोई टॉलरेट नहीं करेगा। आप ये सब छोड़ें, आप दुनिया की मेन स्ट्रीम से मिलें, तेल बेचें, डॉलर कमाएं, ऐश करें। ईरान के पास इट हैज गॉट ट्रिमेंडस रिजर्व्स ऑफ ऑयल एंड गैस, और दुनिया को चाहिए आज की तारीख में। लेकिन ईरान ये अपनी भी दुनिया सुना से था, अगर जी जी सॉरी आपकी बात काट रही हूँ सर, इसमें ये भी जोड़ ली थी क्या, ये भी सुना था कि भारत भी कोशिश कर रहा है कि ईरान के ऊपर से सैंक्शंस हट जाएंगे, कहाँ तक सही है? नहीं, ऐसा ऐसा नहीं आरजू जी। भारत क्या कर रहा है, भारत फैसिलिटेट करवा रहा है, भारत फैसिलिटेट कर रहा है। और भारत के अंदर कुछ लोग हैं जो कि बहुत प्रोमिनेंट हैं, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, मुझे फोन आएंगे शाम को तो हाँ, मैं नाम नहीं लूंगा, बट जो बहुत पैसे वाले लोग हैं, जिनका गवर्नमेंट में बहुत ऊपर तक पहुंच है, जिनकी हु आर वेरी प्रोमिनेंट पीपल, वेरी प्रोमिनेंट पीपल इन इंडिया, बड़े रिस्पेक्टेड हैं, और पैसे इतने हैं कि गिनते गिनते मेरी 4 पुश्तें निकल जाए, उनके पैसे खत्म ना हो। ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि ईरान के साथ रिश्ते अच्छे बने और भारत अपना रोल करे ईरान के साथ बेहतरी में, खासतौर से इजराइल के साथ, क्योंकि भारत की इजराइल के साथ भी अच्छे रिलेशन है और ईरान के साथ भी अच्छे रिलेशन हैं, और अमेरिका से भी बात करें, क्योंकि भारत के फिर अमेरिका के साथ भी अच्छे रिलेशन हैं कि मामला क्या चल रहा है, बैकडोर डिप्लोमेसी चल रही है। और इसीलिए आपने देखा होगा भारत में बहुत पहले, ये काम आज का नहीं है, बात काम बहुत पहले का है। ये चाबहार पोर्ट में भारत ने इन्वेस्ट करा था, क्यों करा था? इसीलिए करा था, टू फाइंड एन ऑल्टरनेट रूट टू अफगानिस्तान एंड सेंट्रल एशिया अपार्ट फ्रॉम पाकिस्तान। आइडिया वही था। अब भारत ये कह रहा है दुनिया से धीरे धीरे धीरे, उसमें टाइम लगेगा अर्जुन जी, ये कल नहीं होने वाला, इसमें टाइम लगेगा, लेकिन भारत ये बोल रहा है लोगों से कि आप आए और आप ईरान के साथ बातचीत करना शुरू करें, और बैकएंड पे भारत फैसिलिटेट करेगा इसको, बैकएंड पे, सामने भारत नहीं आएगा, भारत बैकएंड पे फैसिलिटेट करेगा। आप आइए और ईरान से ले जाइए अपना सामान, आपको जो भेजना है अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया, यूज ईरान, यूज ईरान। और जो भारत में इस थॉट को जो आगे लेकर जा रहे हैं, जो बड़े नामी ग्रामी लोग हैं और बड़े लोग हैं, बिना नाम लिए बोलूंगा कि मैंने एक के घर में मैंने खुमैनी की फोटोग्राफ देखी है खुद, मैंने, एंड दीज पीपल आर सो रिच आरजू जी, दे सो रिच, मतलब इनके पास जितना पैसा है उतना, जो पाकिस्तान का जो मियां मंशा है ना, जो रिचेस्ट है आपका, जी, मियां मंशा के पास इनका 1/10 नहीं होगा पैसा, ये इतने पैसे वाले। हाँ, दे आर filthy rich, they have so much of money, and good people, excellent citizens of India, patriotic, मदद करने वाले लोगों की, लेकिन उनका ये है कि ईरान की तरफ एक टिल्ट है, और करते हैं ये लोग, बिल्कुल कर रहे हैं, बिल्कुल हो रहा है। और मैं लास्ट में आपसे पूछना चाहूंगी मेजर साहब के, कहा यह जाता है, पाकिस्तान में कई लोग ये कहते हैं कि जी पाकिस्तान और चाइना
साथ में इसलिए खड़े हैं इसलिए कि पाकिस्तान के भी किसी से कोई खास अच्छे टर्म्स नहीं है और चाइना के साथ भी ऐसा ही है, लेकिन पाकिस्तान और चाइना दोनों का कहा जाता है कि दोनों को एक ही से खतरा है और वो है भारत। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, चाइना किसी के साथ नहीं खड़ा। अभी पाकिस्तान को चीन की जरूरत है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आरजू जी आप पाकिस्तानी हैं, मैं आपसे पूछता हूँ, पाकिस्तान $1 बिलियन लेने के लिए आईएमएफ के पास गया। आईएमएफ ने बोला तुम 30 रुपए पेट्रोल बढ़ाओगे, उन्होंने बोला जी जी हुजूर हम बढ़ा देंगे, ये करोगे, ये टैक्स हटा दोगे, ये सब्सिडी हटा दोगे। पाकिस्तान के सिर्फ 22-23 करोड़ लोग हैं, ठीक है। चाइना के लिए कितना मुश्किल है आप बताइए, जो कहते हैं कि चाइना हमारा सबसे अच्छा दोस्त है और चाइना कभी धोखा नहीं देगा और हम भाई जैसे हैं, दोस्त भी नहीं हम तो भाई हैं, सगे, एक ही माँ के दो बेटे हैं, ऐसी ऐसी स्टोरी हमें पाकिस्तानी टीवी एंकर सुनाते हैं। कितना मुश्किल है पाकिस्तान की जो मईशत है उसको स्टेबल करना चाइना के लिए, क्योंकि चाइना के लिए ज्यादा नहीं 1 महीने का खेल है, अगर चाइना चाहे तो। जो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी हो रही है, शहबाज शरीफ का हाथ इमरान खान के गले में है, इमरान खान का गला शहबाज शरीफ के गले पर है, गिरेबान पे है, ये चाइना के लिए कितना मुश्किल है सॉर्ट आउट करना। पाकिस्तान में लोग आग लगा रहे हैं इस्लामाबाद में, आप इस्लामाबाद में बैठी हैं, चीन के लिए कितना मुश्किल है। क्या चीन के पास इमरान खान का नंबर नहीं है? क्या चीन के पास शहबाज शरीफ का नंबर नहीं है? क्या चाइनीज एम्बेसडर ये नहीं कह सकता कि हमें दोनों से बात करनी चाहिए, देखिए हमारी इतनी इन्वेस्टमेंट है सीपैक में, हमारे लिए पाकिस्तान हमारा भाई है, दोस्त है, आप यहाँ पे ये सब मत करिए, इससे क्या होता है कि हम लोग भी इन्वेस्टमेंट फिर नहीं कर पाएंगे, आप लोग सब लोग एक दूसरे की मदद करिए, पाकिस्तान की मदद करिए, ड्रामा अपना खत्म करिए। चाइना बोलेगा सुनेंगे, चाइना क्यों नहीं बोल रहा, मैं ये बात जानना चाहता हूँ। देखिए, चाइना ने कभी नहीं कहा कि पाकिस्तान हमारा भाई है या पाकिस्तान हमारा दोस्त है या बहुत ही गहरा दोस्त है। ये सारे दावे सिर्फ पाकिस्तान की तरफ से किए जाते हैं और जिससे आप पैसे लेते हैं, जिससे आप मुल्क चलाते हैं या घर चलाते हैं, वो दोस्त कभी नहीं होता, वो बॉस होता है। तो चाइना मैं वही हमारा आरजू जी, बॉस है, बिल्कुल ये बात नहीं है, आप चाइना दोस्त नहीं है। नहीं आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मैं आपको गलत नहीं कह रहा, पर मैं कह रहा हूँ कि जो भी पाकिस्तानी टीवी एंकर्स बोलते हैं ना 24 घंटे एक प्रोपेगेंडा चलता है पाकिस्तानी, हमारे भाई हैं, चीन ऐसा है वैसा है, चीन ने ये कर दिया वो कर दिया, और दुनिया भर की जो खुशियां हैं, चाइना ने तो कभी नहीं बोला ऐसे। आपकी बात मैं मानता हूँ, आप सही, आप गलत नहीं कह रही, यू आर राइट, बट मेरा ये कहने का मतलब है कि चीन अगर इतना बड़ा दोस्त है, मैं बता रहा हूं आपको, चाइना के लिए आरजू ये पूरा पाकिस्तान का जो मामला है ना, चाहे वो पॉलिटिकल हो चाहे वो इकोनॉमिक हो, चाहे जो सोशल अपीवल चल रहा है, चाइना के लिए 1 महीने की चीज नहीं है खत्म करने की। पाकिस्तान स्टेबलाइज हो जाएगा इकोनॉमिकली भी और पॉलिटिकली भी, अगर चाइना चाहे तो। मैं ये जानना चाह रहा हूं, जो भी पाकिस्तानी इस आपके एपिसोड को देख रहे हैं, मैं उनसे जानना चाहता हूं कि चाइना क्यों नहीं चाह रहा, और चाइना ने श्रीलंका में क्यों नहीं चाहा। श्रीलंका में नहीं आग होता लगी, असर। मैं वही कह रहा हूं ना आपसे, क्यों नहीं चाहा उसने, उन्होंने तो फोटो खिंचवाई थी सबके साथ, वो हंस रहे थे, चाइनीज बच्चे उनको बुके दे रहे थे और सब हा हू कर रहे थे, कहां गए वो लोग। ये चाइना चाइना की दोस्ती जो है ना, ये चाइना की दोस्ती बड़ी खतरनाक है, बड़ी खतरनाक है। ये चाहें, अगर ये चाहें तो इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है पाकिस्तान की इकोनॉमी को स्टेबलाइज करना, इट्स नॉट अ बिग थिंग फॉर चाइना, इट्स पीनट्स फॉर चाइना, जिसको रेजगारी कहते हैं ना हम लोग, चिल्लड़ चिल्लड़ है चिल्लर। चाइना के लिए। चाइना चाइना दे दे 10-15 बिलियन डॉलर, इनका पूरा मामला ही खत्म हो जाएगा, जो इतना वो नहीं करेगा चाइना, इट विल नॉट गिव मनी, गुर्दा कलेजी नहीं, निकाल देगा। कभी भी नहीं करेगा और ना ही, जैसे मैंने हमेशा से मैं कहती हूँ कि चाइना तो हमारा बॉस है, वो क्यों ऐसा करेगा। उसको यही सूट करता है कि हम उनके पाँव में पड़े रहें और हम बार बार उनसे मांगते रहें और फिर वो रहम खा के थोड़े से पैसे हमारी तरफ उछाल दें, यही करें। और ये चीज अगर हमारे टीवी एंकर्स जो कुछ कहते हैं, वो बेचारे, उनकी मजबूरी है, उन्हें डिक्टेशन दिया जाता है। अगर मैं टीवी चैनल पर होती तो शायद मैं भी यही कह रही होती, लेकिन वो क्योंकि हमारा सारा मीडिया जो है उसे बताया जाता है कि आपने क्या कहना है। जी, अब अनफॉर्चुनेट नहीं, है ना आरजू जी की ऐसा है। जी, बिल्कुल, लेकिन आई विश के लोग जो है इस बात को अंडरस्टैंड करें और ख़ास तौर पे वो लोग जो पॉलिसी बनाते हैं और जो लोग मुल्क को चलाते हैं। बहुत शुक्रिया सर कि आपने आज जॉइन किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू।